Section 67, page number 11. अच्छा, ये बताएं कभी खर्चों को उधर होके बैठे, कभी खर्चों को पोर्शन करने का मौका मिला हो, खर्चों को पोर्शन करने का मौका मिला हो जिंदगी में? कब 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 जल्दी बताएं। जब कभी खाना खाया हो और खाने का दोस्तों के साथ बिल आया हो, जिसकी प्लेट में हड्डियां ज़्यादा वो ज़्यादा बिल पे करे, तो खर्चों को क्या कहते हैं? इसे अपोर्शन करना, खर्चे को तकसीम करना। या फिर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक ही बिजली का मीटर हो, ग्राउंड फ्लोर पे एक बंदा रहता हो, फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा रहता हो, तो जो बिल आ जाए उस बिल को दो बंदों में क्या किया जाता है? तकसीम। इसको शेयरिंग कहते हैं। आप खर्चों को पोर्शन करना। अब एक साहब हैं, वो कहते हैं कि मैंने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ाया हुआ है और इनकम प्रॉपर्टी कमा रहा हूँ ना, और नीचे वाले पोर्शन पे मैंने एक दुकान खोली हुई है। घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ाया हुआ है, सुनो, और नीचे वाले पोर्शन में क्या खोली है? दुकान खोली है। अब जब बिजली का बिल आएगा तो बिजली का बिल का अगर मीटर एक ही है तो दोनों में क्या करना पड़ेगा? तकसीम करना पड़ेगा। या फिर कोई स्वीपर है जो दोनों फ्लोर्स की सफाई करता है, तो उसका जो बिल होगा वो भी दोनों में पोर्शन करना पड़ेगा। या हो सकता है इंटरनेट दोनों बिल्डिंग्स के लिए इकट्ठा ही एक बाय किया हो इन्होंने, तो दोनों का गुजारा चल जाता हो, तो इंटरनेट का बिल पोर्शन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बंदा एक वक्त में कितनी इनकम्स कमा रहा है, तो जो खर्चा जिस हेड का है वो उस हेड में से माइनस होना चाहिए या किसी एक हेड में से माइनस होना चाहिए। तो बिजली का बिल आया, थोड़ी सी बिजली दुकान पे चली होगी, थोड़ी सी बिजली जो है वो जो घर किराए पे दिया हुआ है तो किराएदार ने इस्तेमाल की होगी, तो बिजली के बिल को दोनों में क्या होना चाहिए? तकसीम होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट ए, वेयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का एक और नाम क्या है? डिडक्शन। एक और नाम है अलाउंसेस, ये फिर आप कभी देखेंगे कहीं, ये फिलहाल भी आपको शायद समझना है। बहरहाल वेयर एक्सपेंडिचर, डिडक्शन एंड अलाउंसेस रिलेट टू, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना of more than one head of income, where expenditure relate to derivation of more than one head of income, जहां खर्चा एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम के लिए किया जाए, जहां खर्चा एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम के लिए किया जाए, तो असूल क्या बनेगा जी? असूल पढ़िएगा ग्रीन सिग्नल से, द एक्सपेंडिचर, द डिडक्शन एंड द अलाउंस जो भी है shall be, the expenditure shall be, the expenditure shall be, किस बेस पे, कैसे पोर्शन करें, कैसे तकसीम करें? ऑन एनी रीजनेबल बेसिस, कोई भी मुनासिब बेसिस आप यूज कर लें। कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ, हो सकता है दुकान 24 घंटे खुली रहती हो और इस पे 2 एसी लगे हों और ऊपर वाले पोर्शन पे 1 एसी लगा हो, तो ऐसी सूरत में ज्यादा बिल आप किसको एलोकेट करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस को। और कम बिल किसको एलोकेट करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दोबारा पढ़ें, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना ऑफ मोर देन, द एक्सपेंडिचर शेल बी तकसीम, इसको तकसीम कर दें, तोड़ के हिस्से कर दें, ऑन द बेसिस ऑफ
कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक मिसाल कर लेते हैं, एग्जैक्ट ये मिसाल तो नहीं है। पढ़ लें आप, क्वेश्चन पढ़ लें। चलें ये व्हाइट बोर्ड पे देखें। मिस्टर रियाज चौधरी अ रेजिडेंट पर्सन हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग। इसकी दो दुकानें हैं, एक दुकान पाकिस्तान में है, एक कनाडा में है। तो जो पाकिस्तान की दुकान है उसको पाकिस्तान में कमाई गई इनकम कहेंगे या पाकिस्तान सोर्स इनकम, और जो कनाडा की दुकान है उसे फॉरेन सोर्स इनकम कहेंगे। दोनों दुकानों की इसने सेल गिवन की है 3 लाख और 7 लाख। दोनों दुकानों की सैलरीज गिवन की हैं 10,000 और 7,000। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है एक टीवी चैनल पे जो दोनों मुल्कों में एक वक्त में देखा गया है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ एक टीवी चैनल पे जो दोनों मुल्कों में एक वक्त पे देखा गया है। तो इसका मतलब है कि ये 5,000 खर्चा मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहूँ तो 3 लाख माइनस 10,000 माइनस 7,000, क्योंकि आपको पता है सेल में से खर्चे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। फिर क्या करूँ, यहाँ से 5,000 माइनस कर दूँ और यहाँ से भी 5,000 माइनस कर दूँ। क्यों नहीं माइनस किया जा सकता कि एक्सपेंडिचर को रीजनेबल बेस पे एलोकेट करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा, तोड़ के दो हिस्से करने पड़ेंगे। क्या आप ये एग्री करते हैं ये स्पेसिफिक एक्सपेंस है, यानी पता चल रहा है किस हेड के लिए कितना किया। और क्या आप ये भी एग्री करते हैं ये 5,000 एक कॉमन खर्चा है, एक कॉमन खर्चा है, ठीक है। जैसे दो दोस्त जो है खाना खाने जाएं तो एक अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर दे और दूसरा कढ़ाई ऑर्डर कर दे, तो ये तो पता है किसने किसका बिल देना है, अब बड़ा वाज़े पता चल रहा है। लेकिन जिस क्रीम गाड़ी के अंदर दोनों आए थे उस गाड़ी वाले ने कहा एंड पे यार आप मुझे 500 रुपया दे दो, अब ये तो 250 करके तकसीम कर लेंगे दोनों, तो ये तो किसी रीजनेबल बेस पे तकसीम कर लेंगे। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पता होता है फलाने कितना किया और फलाने कितना किया। तो बता दें क्या वाज़े तौर पे पता है पाकिस्तान की दुकान के ऊपर जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, 10,000। क्या वाज़े तौर पे पता है कनाडा की दुकान में जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। अब अगर एडवर्टाइजमेंट चलाई गई यानी कोई इश्तिहार चलाया गया टीवी के ऊपर, वो दोनों मुल्कों में देखा गया, तो क्या ये पता है कि इश्तिहार चला के किस मुल्क की सेल को वाज़े तौर पे कितना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसको दोनों में क्या करना पड़ेगा, तकसीम। तकसीम हम सेल की बेस पे कर देंगे। चलें जी प्रॉफिट एंड लॉस इसका बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम। बताएं जी सेल कितनी है, 3 लाख। कैलकुलेटर निकाल लें, सेल हो गई जी 3 लाख लेस क्या जी, सैलरीज कितनी, 10,000 लेस एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, पाकिस्तान सोर्स के बाद फॉरेन सोर्स इनकम, FSI फॉरेन सोर्स इनकम जी। बाहर के मुल्क की सेल 7 लाख, बाहर के मुल्क की सैलरीज कितना, 7,000। एडवर्टाइजमेंट दोनों जगह 5-5 हज़ार लिख दूं, नहीं दोनों जगह 5-5 हज़ार नहीं लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 25-25 नहीं करना, लुटनी मची, आधा आधा नहीं करना। खर्चा कितने, 5,000। अच्छा जी, खर्चा कितने हैं, 5,000। पाकिस्तान की सेल कितनी, कनाडा की सेल
मल्टीप्लाई किससे करें? तो ये पोर्शनमेंट है, शायद आपने बचपन में कहीं सीखी हो किसी मोड पे। ये 5000 को डिवाइड करो किससे? 10 लाख से। 5000 को डिवाइड करो, क्योंकि 5000 की खर्चे ने 10 लाख की सेल में मदद की, 3 लाख जमा 7 लाख, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 लाख से। क्या जवाब आया जी? कितना? 1500। ओके, अब दोबारा एडवर्टाइजमेंट के तोड़ के 2 हिस्से करें। एक हिस्सा तो हो गया, डिवाइडेड बाय 3 लाख प्लस 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख जी 3500। देखें जी, ये 5000 में से 1500 और ये 5000 में से 3500। अच्छा जी, अब अगर मैं सब टोटल करना चाहूं तो बता दें, ऊपर वाले का सब टोटल कितना आया? कितना? 288, और नीचे वाले का सब टोटल 689,500। ग्रैंड टोटल 9897,800। ओके, 1 मिनट लगा के नोट कर लें। भाई टाइम पे आया करो, इस तरह बाकी लोग फिर तंग होते हैं। जी, इसमें कॉमन खर्चा कौन सा है? 5000 का। इसे तकसीम करके हमने दोनों हेड्स के ऊपर माइनस किया फिर। ओके, अच्छा, एक पुराना रूल आपको याद होगा, ये अगला सवाल वैसे ही एक हट के कि रेजिडेंट बंदे की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। पेज नंबर 7 पे पढ़ा था ना, पाकिस्तान वाली भी और बाहर के मुल्क वाली भी, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान वाली। अच्छा, अब अगर ये रियाज
क्वेश्चन 1 है, रेजिडेंट पर्सन है, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रुका है, या 183 डेज रुका है या उससे ज्यादा रुका है। एज्यूम ऑल डेटा इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेप्ट डेट रियाज इज पाकिस्तान में 10, 15, 20 दिन रुका है, कनाडा ज्यादा रहा है, पाकिस्तान में 10, 15, 20 दिन रुका है। आप बता दें इसकी जो इनकम है वो क्या आएगी, बोलें बोलें बोलें। 288,500। ये अगले सफ़े पे इसका सोल्यूशन है 288,500। क्यों? क्योंकि अब ये क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। तो इसने अपनी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स जमा कराना है या सिर्फ पाकिस्तान वाली पे? पाकिस्तान वाली पे। लेकिन जो ऊपर वाली मिसाल थी उसमें इसने पाकिस्तान वाली पे भी जमा कराना था और फॉरेन वाली पे भी जमा करवाना था। ओके अच्छा, इसको भी आप अलग अलग हेड कह सकते हैं। पाकिस्तान की इनकम एक अलग हेड है, बाहर की इनकम एक अलग हेड है। बल्कि हेड्स ऑफ इनकम आपने कितने पढ़े हुए हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स। अच्छा, बिजनेस भी आगे दो किस्म का होगा, हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, स्पेक्यूलेशन और नॉन स्पेक्यूलेशन। इस वक्त इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, नॉन स्पेकुलेशन क्या है। मेरी बात गौर से सुना करें, वरना फिर आपके जहनों में सवाल आते हैं, फिर बाद में आप सवाल पूछते हैं। तो एक ही दफ़ा इधर बात गौर से सुन लिया करें। बिजनेस कितने किस्म का है? स्पेकुलेशन और फ़िलहाल इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है वो मैं नहीं बता रहा, बिजनेस के चैप्टर का वेट करें। दूसरी बात, अब ये टोटल हेड आप समझ लें 6 बन गए, जैसे सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और अदर सोर्स। अब इन 6 के दो दो सेट और बना दें तो 12 हेड बन जाएंगे। सैलरी पाकिस्तान में भी कमा सकते हैं, बाहर के मुल्क में भी। प्रॉपर्टी इनकम पाकिस्तान में भी कमा सकते हैं, बाहर के मुल्क में भी। सो ऑन। कैपिटल गेन, स्पेकुलेशन पाकिस्तान में भी, बाहर के मुल्क में भी। नॉन स्पेकुलेशन पाकिस्तान में भी, अदर सोर्स पाकिस्तान में भी, बाहर के मुल्क में भी। ये सारी तफसील शायद अगले सफ़े के ऊपर ना एक लिस्ट आ रही है, वहाँ पे ये सारी तफसील लिखी होगी, लेकिन छोड़ें इसको भी। तो बता दें हेड्स ऑफ इनकम अब हम समझे थे कितने हैं, 5। लेकिन 5 में हमने बिजनेस के तोड़ के 2 हिस्से कर दिए, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। तो कितने हो गए, 6। 6 के फिर आगे तोड़ के हमने 2 हिस्से अगर सेट बनाए तो टोटल कितने बन गए, 12 हेड्स ऑफ इनकम। तो हेड्स ऑफ इनकम तो कई हैं। सवाल क्या कह रहा है हमारा जो लॉ है, वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट टू कमाना ऑफ मोर देन, जब आप एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो तो द एक्सपेंडिचर शेल बी अपोर्शन्ड ऑन एनी मुनासिब बेसिस। तो एक्सपेंडिचर को किसी मुनासिब बेस के ऊपर तकसीम कर दिया जाएगा। ओके अच्छा जी, ये तो मैंने आपको पॉइंट ए की मिसाल दी थी। पॉइंट ए की, इसमें क्या था, हम एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे थे। अब पॉइंट बी की मिसाल, पॉइंट बी, ए बी नहीं, पॉइंट बी। ग्राउंड फ्लोर पे आप कारोबार कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका घर है, आपका होम है, जहां आप बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, यह आपका होम है। तो अब अगर बिजली का बिल आए और सारा बिजली का बिल आप बिजनेस की सेल में से माइनस कर लें
तो क्या ये सही है या गलत है? बिजली तो घर में भी इस्तेमाल हुई होगी, तो अगर आप सेल में से, बिजनेस की सेल में से सारा बिजली का बिल माइनस कर लें तो टैक्स वाले कहेंगे कि आपने घर के एसी जो चला रहे हैं उसका भी बिजली का बिल दुकान के बिल में डाल दिया। हालांकि आपने इंट्रो पढ़ी हुई है ओनर के घर के खर्चे, बिजनेस का एक्सपेंस। तो अगर आप सेल में से पूरा बिजली का बिल माइनस कर दें तो इससे नुकसान क्या होगा कि घर के खर्चे भी बिजनेस की सेल में से माइनस हो जाएंगे। जब घर के खर्चे बिजनेस की सेल में से माइनस होंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो टैक्स वाले कहेंगे ये टैक्स आप कम क्यों लेके आए हो? तो पता ये चलेगा कि आपने दो नंबरी किया, अपने बिजनेस की सेल में से सारा बिजली का बिल माइनस कर दिया। हालांकि बिजनेस की सेल में से सिर्फ कितना बिजली का बिल माइनस करना चाहिए? जितना बिजनेस के लिए। तो इसलिए अगर अब भी बिजली का बिल आए तो पॉइंट ए की तरह पॉइंट बी में भी हमें क्या करने पड़ेंगे? खर्चे अपोर्शन करने पड़ेंगे। चलें जी, पढ़ें इसको, देखें इस ऊपर। वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू कमाना ऑफ इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम। इनकम चार्जेबल टू टैक्स का मतलब है उस पर टैक्स लग रहा है ना, यानी कमाना ऑफ इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम। आप हेड ऑफ इनकम भी कमा रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे दुकान खोली हुई आपने। एंड फॉर सम अदर पर्पस। सम अदर से पर्पस से मुराद इधर आपका होम है, आपका घर है जहां पर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पॉइंट बी, ए और बी की मिसाल नोट कर लें, फिर ए बी की करते हैं। ओके, रिजीम आप समझ लें एक दुनिया है। ये एक होती है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एक होती है फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम इसे क्यों कहते हैं? इस पे वो जो टेबल 1 और टेबल 2 लगता है, सैलरीड और नॉन सैलरीड डिसाइड करके, सैलरी 75% वाला लगा के टेबल 1 और टेबल 2 लगता है। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिन जो अलग दुनिया में फॉल करती हैं। रिजीम मुराद दुनिया। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो बिल्कुल अलग दुनिया में फॉल करती हैं, उनका हमारे नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करने से ताल्लुक ही नहीं है। उसकी एक मिसाल आपके सिलेबस में है, वो है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ये होती है, कंपनी साल के आखिर में अपने प्रॉफिट्स बांटती है। तो वो जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, आप इंट्रो की क्लास में तो उनको ड्राइंग्स कहते थे। ओनर घर पैसे लेके जा रहा है, लेकिन ये ड्राइंग्स नहीं है, ये क्या है? डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम वो पैसे होते हैं जो कंपनी कमाती है और अपने शेयर होल्डर्स को
बांटती है। कमा के जो पैसा शेयर होल्डर को बांटे उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। अच्छा देखें, ऐसी एक छोटी सी बात, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम में फर्क क्या है? कैपिटल गेन इनकम मैंने आपको बताया था शेयर खरीद के बेचना होता है, लेकिन डिविडेंड होता है उन शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट आना। इन दोनों में फर्क है। जैसे भैंस है तो भैंस आप खरीद के बेचते हैं, ये एक अलग बात है। दूसरा, हर दिन उससे दूध आता है, ये अलग बात है। तो फर्ज कर लें भैंस खरीद के जब बेची 2, 4, 6 साल बाद, वो कैपिटल गेन इनकम है। और हालांकि भैंस के लिए ये बात नहीं है, शेयर के लिए बात है, लेकिन समझाने के लिए। और जो भैंस से दूध आ रहा है हर दिन, वो क्या है? डिविडेंड इनकम है। क्लियर? तो अगर आप कंपनी के शेयर्स बाय करें, मिसाल के तौर पे आप पीटीसीएल के शेयर्स बाय करें, तो पीटीसीएल के शेयर्स बाय करें आपने 2010, 11, 12, 2010 में आपने शेयर बाय किए, 2012 में आपने शेयर सेल कर दिए। तो जब आपने शेयर सेल किए तो ये आपकी कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इस दौरान फर्ज करें, कंपनी जरूरी नहीं कि साल के एंड पे डिविडेंड बांटे, कंपनी दरमियान में भी डिविडेंड बांटती हैं। इस दिन आपको डिविडेंड मिला, इस दिन आपको डिविडेंड मिला, तो दूध तो आता रहता है, आपको पता है, पीते भी रहते हैं आप। इस दिन आपको डिविडेंड मिला। ये जो डिविडेंड है ये क्या रेकरिंग नेचर की इनकम है या वन ऑफ इनकम है? रेकरिंग नेचर की। अच्छा, रेकरिंग वन ऑफ छोड़ें, बार बार आती रहती हैं या एक दफा आती है? बार बार आती रहती है। और जो कैपिटल गेन इनकम है वो एक दफा आती है। तो कैपिटल गेन इनकम और डिविडेंड इनकम के अंदर फर्क नोट करें, फिर मैं ये वाला भी नोट करने का आपको टाइम दूंगा। ये वैसी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोगों को होगी, जिसको नहीं होगी उसको अभी बात पता चल गई होगी। कैपिटल गेन इनकम क्या होती है? शेयर खरीद के बेचना। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं कह रहा था टैक्स लगाने की एक दुनिया वो है जो हम पढ़ चुके हैं, पेज 30 और पेज 30, सॉरी वो पुरानी किताब में था। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम जिसमें टेबल 1 और टेबल 2 है। अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम में क्या है बोलें? डिविडेंड इनकम। फाइनल टैक्स रिजीम में क्या है? इसका टैक्स रेट मोहतरम 15% है। इस पे टेबल 1 और टेबल 2 नहीं लगता। इस पे टेबल 1 और टेबल 2 नहीं लगता। क्लियर? इस पे क्या लगता है बोलें? 15%। क्लियर? अब आपको फील हो रहा है ये दुनिया अलग क्यों है? क्योंकि रेट अलग है। आप बताएं, अगर कोई बंदा डिविडेंड इनकम कमाएगा तो टेबल 1 और टेबल 2 में जाके देखेंगे, या अगर लाख रुपए डिविडेंड कमाया तो बस 15,000 टैक्स है? इसी तरह 1 करोड़ रुपया डिविडेंड कमाया, 15 लाख रुपए टैक्स है। 10 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, 15 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा। क्लियर? तो डिविडेंड इनकम के ऊपर फिक्स टैक्स रेट है कितने परसेंट? 15%। एक मिसाल मैं आपको फाइनल टैक्स की ओर दे रहा हूं, वो हमारे सिलेबस से बाहर की है, वो है एक्सपोर्ट सेल। कौन सी सेल?
एक्सपोर्ट सेल, समझ आ गया या कोई मिसाल देने की ज़रूरत है? जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सियालकोट से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं अक्सर, सर्जिकल इक्विपमेंट या खेल की चीज़ें, बैट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, एक्सपोर्ट सेल, उसका रेट बड़ा मज़े का है, उसका रेट है 1%। हुकूमत बड़ी खुश होती है एक्सपोर्ट सेल करने पे, तो 100 रुपये की सेल की तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सिर्फ, ये मिसाल हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस से बाहर की मिसाल है, हमारे सिलेबस से बाहर की मिसाल है। दिस एक्सपोर्ट सेल इज़ आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन थोड़ी सी एक बात करनी है जिसके लिए ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन डिविडेंड का रेट 15% है, ये सिलेबस का पार्ट है। डिविडेंड हमने पढ़ना है, शायद कल ही पढ़ लें अगली क्लास के अंदर, तो डिविडेंड हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट सेल इज़ आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्पल। अच्छा, अब मोहतरम नोट कर लिया आपने? अच्छा ज़्यादा टाइम ना ले, 15-20 सेकंड से। ये कौन सी दुनिया थी जी लेफ्ट वाली? लेफ्ट राइट सही है ना आपका? पता चल जाता है ना लेफ्ट क्या राइट क्या? अच्छा, तो ये कौन सी थी दुनिया लेफ्ट वाली? नॉर्मल तरीके से सैलरी बिजनेस कैपिटल के अंदर सो जमा करो, टेबल 1 2 लगाओ, वो जिसको आप घिसा पिटा तरीका कहते हैं। 9 सवाल आपने किए थे घर में उसके, तो वो नॉर्मल तरीका टैक्स निकालने का। एक ख़ास तरीका आज है टैक्स निकालने का, उसमें हुकूमत कुछ लोगों को रिलैक्स कर देती है, जिसमें डिविडेंड पे आजकल रिलैक्सेशन दी हुई है। कितने % टैक्स है? क्योंकि कुछ लोगों का उधर आपको पता है 35% तक भी चला जाता था, तो इसलिए डिविडेंड वालों को रिलैक्स किया हुआ। कितना टैक्स है इनका? 15%। और जो चीज़ें खरीद के बाहर के मुल्क में या बना के बाहर के मुल्क में बेच रहे हैं, उनके लिए कितने % टैक्स है? 1%। ये 2 मिसालें दे दी। ओके, अब भाई सिंपल सी बात है, एक आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं लोकल सेल का, यानी चीजें खरीद के पाकिस्तान में ही बेच देते हैं, ये तो आपकी नॉर्मल इनकम होगी ना, इस पे तो टैक्स लगेगा। ये तो इधर आएगी ना, देखें ये तो इधर नॉर्मल वाली में आएगी ना, ये जो मैंने दुनिया बनाई हुई है। और एक आप कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन सी सेल? एक्सपोर्ट सेल। यानी ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपने सामान रखा हुआ है, वो सामान आप पाकिस्तान में किसी को नहीं बेचते, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे किसी को जाने भी नहीं देते। कुछ जा भी रहा हो तो उसे मार के नीचे भेज देते हैं कि भाई नीचे जा, फर्स्ट फ्लोर के से जो सामान है वो सीधा एयरपोर्ट पे ही जाएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे आप जो है वो दवाइयाँ रख के बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका मेडिकल स्टोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आप दवाइयाँ रख के बेच रहे हैं, लोकल सेल कर रहे हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप फुटबॉल खरीद के जो है बाहर के मुल्क में बेचते हैं। तो अब आप बता दें, आप एक वक्त में कितनी इनकम्स कमा रहे हैं? 2। ये कौन सी इनकम है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। और ये कौन सी इनकम है? फाइनल टैक्स रिजीम। कौन सी इनकम है जी? ये फाइनल टैक्स रिजीम। तो इस फ्लोर पे आप फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम कमा रहे हैं और इस फ्लोर पे आप नॉर्मल टैक्स। आप बताएं, बिजली का बिल आएगा तो जाहिरी सी बात है, नेचुरल सी बात है ना, सारा का बिजली का बिल आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं ना यहाँ से माइनस कर सकते हैं, अगेन दोनों को क्या करना पड़ेगा? वही नेचुरल सी बात है। तो ये कितने सिनेरियोज अब बन गए टोटल? 3 सिनेरियोज में लॉ मेकर कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि आपको खर्चों को क्या करना पड़ेगा? तोड़ के तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खर्चा किसी एक जगह माइनस कर दें तो वो मुनासिब नहीं है। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। लोकल सेल में कुछ भी लिख सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोला हुआ है, कुछ भी है, बातें सुना करें फिर सवाल अराइज नहीं होंगे। ओके, ए बी where expenditure relates to कमाना ऑफ इनकम। इनकम हम कमा रहे हैं कंप्राइजिंग ऑफ, यानी कि अगर उन इनकम्स का टोटल करें तो कौन कौन सी इनकम्स बनेंगी? टैक्सेबल इनकम। एंड तो लिखा रहने दीजिएगा आप। टैक्सेबल इनकम से मुराद है अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। टैक्सेबल इनकम से वही मुराद है सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी माइनस ज़कात।
याद आ रहा है? इन सारी चीजों को जमा करते थे, इसमें ज़कात माइनस करते थे और जवाब क्या आता था? टैक्सेबल इनकम। जवाब क्या आता था? टैक्सेबल इनकम। और इनकम हम एक और कमा रहे हैं जिसका क्या नाम है? फाइनल टैक्स रिजीम। एक और इनकम हम कमा रहे हैं, उसका क्या नाम है? फाइनल। तो एक वक्त में दो इनकम्स कमा रहे हैं, नॉर्मल भी कमा रहे हैं और फाइनल भी कमा रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात कर दूं आपसे, ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, शायद अगली क्लास में ही पढ़ लें, कि ये जो इनकम्स है ना, ये वाली वो जो लेफ्ट साइड पे है सैलरी, इनको टोटल इनकम कहते हैं। इनमें से ज़कात माइनस कर दें तो टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम का लफ्ज सिर्फ उनके लिए खास है। टैक्सेबल इनकम का लफ्ज सिर्फ इनके लिए खास है। इनको हम इनकम्स कहेंगे। एक टेक्निकल सा बात कर रहा हूं आपसे, इनको हम इनकम्स कहेंगे, लेकिन हाँ माना कि टैक्सेबल हैं ये भी 15% और 1% पे, लेकिन लॉ ने इसकी वर्डिंग में टैक्सेबल का लफ्ज नहीं डाला, क्योंकि टैक्सेबल का लफ्ज सिर्फ इस ग्रुप के लिए खास है। इसलिए इस ग्रुप के लिए देखें उसने क्या लफ्ज यूज किया, जरा फोकस करें। इस ग्रुप के लिए उसने क्या लफ्ज यूज किया? क्या लफ्ज यूज किया? टैक्सेबल इनकम। और हालांकि ये भी टैक्सेबल है, मैं ये नहीं कह रहा फाइनल वाली टैक्सेबल नहीं है, 15% और 1% पे टैक्सेबल है, लेकिन इसने इसके लिए टैक्सेबल का लफ्ज यूज करना पसंद नहीं किया, इसलिए इसने इसके लिए क्या लफ्ज यूज कर दिया? तो मैं ये कह रहा हूं टैक्सेबल का लफ्ज सिर्फ किन के साथ खास है? इन 5 नॉर्मल वालों के साथ खास है। ठीक है, तो टैक्सेबल से मुराद ही इधर क्या है? सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स माइनस ज़कात। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी इनकम बन गई? टैक्सेबल। ये टैक्सेबल है तो बाकी कौन सी हो गई फिर? फाइनल टैक्स रिजीम। वो भी इनकम्स हैं, लेकिन टैक्सेबल इनकम का लफ्ज उनके साथ यूज ना करें, माना कि वो टैक्सेबल हैं। ओके, अब जी आप 3 सिनेरियोज बता दें जिसमें खर्चों को अपोर्शन करना पड़ता है। नंबर 1 सिनेरियो क्या है? नॉर्मल के अंदर रहते हुए ही मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम कमा रहे हो। ये तो नॉर्मल के अंदर ही रह रहे हैं ना, बिजनेस भी नॉर्मल है, प्रॉपर्टी भी नॉर्मल है, लेकिन कितने हेड हैं? 2 हेड। तो नॉर्मल के अंदर रहते ही 2 हेड्स में इनकम कमा रहे हो तो कौन सा पॉइंट लगेगा? पॉइंट ए। और नॉर्मल वाली भी कमा रहे हो, और जो नई स्पेशल वाली आज पड़ी है जिससे फाइनल टैक्स है, जिसके रेट अलग हैं, वो वाली भी कमा रहे हो, तो भी खर्चों को। और इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम कमा रहे हो, यानी सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स कमा रहे हो, और साथ साथ कोई और मकसद भी कर रहे हो बिजली का, जैसे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी खर्चों को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन। और ये बात जो है वो आपको पता है तीनों के साथ खास है। अब आप घर में क्या करेंगे? अब आप घर में इस तरह करेंगे, ये ऊपर वाला स्लाइस है और ये ब्रेड का नीचे वाला स्लाइस है, और ये बीच में जो है वो कबाब है, और ये जो है वो प्याज है, और ये टमाटर है। तो यानी कि ऊपर और नीचे से मिला के बार बार इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। तो जब आप ए पढ़ेंगे तो भी ग्रीन वाला पढ़ेंगे, तो भी ये वाला पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? और जब आप फिर ग्रीन वाला पढ़ के फिर ए भी पढ़ेंगे, फिर ये दोबारा ग्रीन वाला पढ़ेंगे, तो बार बार इन बातों को रिपीट करेंगे, इस तरह आपको याद होगा। वैसे तो बात याद हो ही गई है। पहला क्या है? डेरिवेशन ऑफ मोर देन। दूसरा टैक्सेबल इनकम एंड फाइनल इनकम। और तीसरा इनकम फॉलोइंग अंडर अ हेड ऑफ इनकम, जैसे सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स एंड अदर पर्पस। तो द एक्सपेंडिचर शेल बी ऑन एनी डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर। देखें इसका साइज ज्यादा था, कनाडा की दुकान की सेल का साइज ज्यादा था, सेल अच्छी खासी हो रही थी, तो इसलिए इसको हमने ज्यादा खर्चा अपोर्शन करना पसंद किया था। अच्छा, एक और भी एक हमने रूल पढ़ा था, रूल 14। रूल तब आते हैं जब किसी लॉ में कुछ वजाहत करनी हो, तो रूल 14 था रेजिडेंट का आने जाने का दिन पूरा काउंट किया जाएगा। तो एक और देखें, आज रूल आ रहा है रूल 13। तो रूल 13 में वही बातें तकरीबन होने लगी हैं जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, लेकिन कुछ वजाहतें उसने करनी थी, वो उसने अगले सफ़े पे कर दी। कहते हैं सारी कैलकुलेशन में आपको चंद चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगला सफ़ा, एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर a class, any expenditure that is incurred for
a class shall be allocated to that class. Allocate का मतलब माइनस करो, shall be minus from that class. ये कौन सा है? ये ऊपर जो सैलरी वाला था, ये सैलरी वाला था, कैसे मुझे पता चला? Any expenditures that is incurred for a class. एडवर्टाइजमेंट फॉर अ क्लास नहीं है, एडवर्टाइजमेंट तो फॉर बोथ क्लासेस हमने की है, क्लासेस, टाइप्स, ग्रुप्स, तो एडवर्टाइजमेंट तो दोनों के लिए की है। लेकिन सैलरीज के बारे में कह सकता हूं ये खर्चा इसका है, ये खर्चा इसका है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं कह सकता कि ये इसका है, बल्कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या कहना पड़ेगा? ये खर्चा इनका है। तो इसलिए पॉइंट ए किस किस की बात कर रहा है, जल्दी बताएं। पॉइंट 2, एनी एक्सपेंडिचर्स दैट इज इनकर्ड फॉर अ क्लास शैल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। अब राइस वालों को पता है कि इधर के जनरेटर का पेट्रोल कितना है, उधर के जनरेटर का पेट्रोल कितना है, इसलिए इसके बारे में कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन आईकैप के बाहर एडवर्टाइजमेंट की जिससे बच्चे क्लासें पढ़ने आए, अब ये नहीं पता गार्डन टाउन में कितने आए, गुलबर्ग में कितने आए। लेकिन अगर गार्डन टाउन के पेट्रोल की बात की जाए जनरेटर की, और गुलबर्ग के पेट्रोल की बात की जाए जनरेटर के, वो पता है। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए जो आईकैप के बाहर की गई, तो नहीं पता किस कैंपस में कितने लोग किस एडवर्टाइजमेंट की वजह से आए। तो कुछ खर्चों को पता होता है हमें, और कुछ को क्या करना पड़ता है, रीजनेबल बेस पे एलोकेट करना पड़ता है। तो ये तो बात कर रहा है किसकी? सैलरी की। वो जो ऊपर वाले सवाल में सैलरीज हैं, ये कोई इनकम फ्रॉम सैलरी ना लिख दीजिएगा, ये एम्प्लॉइज को जो हम सैलरीज बिजनेस में पे कर रहे हैं, ये वो वाली बात कर रहा है। अच्छा, एनी कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन कौन सा वाला था? कॉमन कौन सा था? एनी एडवर्टाइजमेंट डिडक्शन और अलाउंस विच रिलेट्स टू बिजनेस। बिजनेस में एक फाइनल बिजनेस भी होता है। फाइनल बिजनेस की आपको भी मिसाल दे दी, एक्सपोर्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल भी बिजनेस है, इसका मुश्किल सा नाम फाइनल का प्रिजम्पटिव है, पता नहीं क्या नाम इसने बना दिया। ये जो फाइनल टैक्स की दुनिया है ना, इसका एक मुश्किल सा नाम है प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। बस हमें फाइनल और प्रिजम्पटिव के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो फाइनल इनकम है इसका रेट नॉर्मल से अलग है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने आज? फाइनल इनकम। प्रिजम्पटिव फाइनल का एक और नाम है। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर which relates to business including final business and exempt business भी कोई हो सकता है। हाँ, एग्रीकल्चर आपको बताया था, जो माफ है, जिस पे टैक्स ही नहीं देना। बिजनेस कई किस्म के हो सकते हैं, टैक्सेबल भी हो सकता है, एक्सपोर्ट सेल भी हो सकता है। अच्छा, shall be allocated to, ये एलोकेशन हमने अभी तो की है, और पीछे क्या है? शेल बी एलोकेशन, यही तो एलोकेशन है। शेल बी एलोकेटेड टू ईच क्लास इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। ये फॉर्मूला आपने अभी लगाया है, इसका फॉर्मूला बना के देने लगे आपको, फॉर्मूला बना के देने लगे। फॉर्मूला क्या होगा? ये 5000 क्या है? एक्सपेंस। ये 3 लाख और 7 लाख क्या है? ग्रॉस रिसीट। सेल को ग्रॉस रिसीट क्यों कहते हैं? प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट क्यों कहते हैं? खर्चे माइनस हो गए होते हैं। सेल को ग्रॉस रिसीट क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी सेल में से खर्चे माइनस नहीं होते। राइस वालों के लिए ग्रॉस रिसीट क्या है? ग्रॉस रिसीव जो पैसे हो रहे हैं, जो आपसे फीस है। डॉक्टर साहब के लिए ग्रॉस रिसीट क्या है? जो ऑपरेशन करके उनको पैसे आए, वो ग्रॉस रिसीट है। लेकिन अगर खर्चे माइनस कर दें तो उसका नाम तो नेट पड़ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लफ्ज़ बोल रहा, ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट का मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट तो होता है ना सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस रिसीट होती है सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल भी माइनस नहीं हुई होती। अच्छा, फॉर्मूला क्या बना जी? एक्सपेंस पकड़ेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? ग्रॉस रिसीट किन हेड्स की? जितने भी हेड्स हैं, 3 लाख जमा 7 लाख, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? रेलिवेंट हेड की ग्रॉस रिसीट से, रेलिवेंट हेड की ग्रॉस रिसीट से। क्लियर? जरा देखें, फॉर्मूला यही है।
अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान सोर्स इनकम की पिछली मिसाल में, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना था टोटल? 5,000। इधर ही लिख लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। 5,000 डिवाइड किससे किया था? ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम, 3 लाख जमा, और मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर अ फॉर अ फॉर अ फॉर अ क्लास ऑफ इनकम, और इधर फॉर ऑल, और इधर फॉर अ, और इधर फॉर, और इधर फॉर अ। तो एक हेड वाली इनकम और बाकी सारे हेड वाली इनकम को नीचे डालना है। तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम का खर्चा आ गया था। तो ये तरीका है खर्चे को अपोर्शन करने का सेल की बेस पे। ग्रॉस रिसीट क्या होती है? विदाउट डिडक्शन ऑफ, ग्रॉस रिसीट वो पैसे होते हैं जिसमें से भी क्या माइनस नहीं हुए होते? खर्चे माइनस नहीं हुए होते। यानी ग्रॉस रिसीट क्या होती है बोलें? सेल। कॉमन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का एक और नाम क्या है? रिडक्शन। एक और नाम अलाउंस है, उसको छोड़ें अभी। कॉमन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? एडवर्टाइजमेंट था। कॉमन एक्सपेंडिचर इज एनी एक्सपेंडिचर दैट इज क्लियरली एलोकेबल टू एनी क्लास ऑफ इनकम, दैट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी। एडवर्टाइजमेंट पता ही नहीं चल रहा कितनी किसके लिए किया है, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट को क्या कहेंगे? कॉमन एक्सपेंडिचर। तो कॉमन एक्सपेंडिचर को ग्रॉस सेल की बेस पे तकसीम किया है हमने पिछले सवाल में। इसको जरा छोड़ें। अच्छा, पॉइंट 8, इन दिस रूल, इस रूल में इनकम की क्लासेस कौन कौन सी हैं? सैलरी, बिजनेस, स्पेक्यूलेशन। तो फिर ऊपर वाला कौन सा होगा? नॉन स्पेक्यूलेशन। कोई सट्टेबाजी का बिजनेस है, वो फिर कभी देखेंगे। अच्छा, रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह आपके इनकम अंडर द हेड, कितने लोग कहते हैं अच्छी बड़ी समझ आ रही होती है, पता नहीं किधर ले जाते हैं ध्यान को। इनकम फ्रॉम, बोले बोले बोले, कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जेम्प्ट इनकम की क्या मिसाल है? लो भाई, ये एक नई बला आ गई, ये एक नई दुनिया है। कौन सी? सेपरेट ब्लॉक। ये भी कोई एक नई दुनिया है। ये हम एक तीसरी दुनिया किसी दिन बनाएंगे, सेपरेट ब्लॉक। चलें छोड़ें वो क्या है, ये भी कोई नई दुनिया है। सेपरेट ब्लॉक का क्या मतलब है? सेपरेट रेट लगने हैं, सेपरेट रेट लगने हैं। फिर आपके ज़हनों में आ रहा होगा फाइनल टैक्स वालों पे भी तो सेपरेट रेट ही हैं, तो इनको और सेपरेट ब्लॉक वालों को अलग अलग क्यों बताया जा रहा है? तो सारा सिलेबस आज ही ख़त्म कर लें, सब्र कर जाए ना, सब्र कर जाए। यानी अब आपने ये दोबारा नहीं मेरे से पूछना सर सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स में क्या फ़र्क है, प्लीज़ बता दें। ये मैं कह आपको रहा हूँ, कमा कमा तीनों, हाँ कमा तीनों सुनावा नोनू। समझ आ गया? जिनको समझ आना था, नहीं जिनको समझ आया उनको छोड़ें, आप अपना रिलैक्स करें। तो क्या आपको रहा हूँ, सुना ऑनलाइन वालों को रहा हूँ कि भाई अपने सवाल नहीं पूछने कि सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स में फ़र्क क्या है, आने वाले दिनों में हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो फाइनल टैक्स रिजीम की हमने मिसालें पढ़ ली, सेपरेट ब्लॉक को भी हमने पेंडिंग पे डाल दिया कि सेपरेट ब्लॉक क्या चीज़ें हैं। तो ये क्या थी भाई? क्लासेस या कैटेगरीज ऑफ इनकम। ओके, इनमें अगर पाकिस्तान और फॉरेन कर लें तो ये ए से लेके एच का डबल सेट बन जाएगा। समझ आ गई? इनको पाकिस्तान और फॉरेन में अलग अलग कर दें तो फिर तो डबल सेट बन जाएगा। While allocating expenses, the nature and source of each class must be considered. एक ही बात है, nature and source must be considered। यानी कि नेचर देख लो ना, अगर आपका बिजनेस 24 घंटे खुला हुआ है तो फिर तो उसको ज्यादा बिजली के बिल एलोकेट करने पड़ेंगे। इधर आ जाओ, और घर में कोई खास खर्चे नहीं हो रहे होंगे बिजली के,
या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, ऊपर घर किराए पे दिया हुआ है, तो उधर भी इतने खर्चे नहीं हो रहे होंगे। तो नेचर और सोर्स देख लो हेड की क्या है, उसके मुताबिक आप डिसाइड कर पाओगे किसको कितना खर्चा एलोकेट करना है। और हो सकता है कई दफा सेल हो ही ना, इधर सेल हो रही होगी, इधर घर की सेल होगी नहीं, घर में तो नहीं कोई चीजें आप बेच रहे होते, तो इसलिए फिर किसी और बेस पे देखना पड़ेगा, कितनी लाइटें जली, कितने एसी चले। तो कोई भी कहता है रीजनेबल बेस आप इस्तेमाल कर सकते हो खर्चों को पोर्शन करने के लिए। लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल में हमने कौन सी बेस इस्तेमाल की है? सेल। किस बेस पे खर्चों को तकसीम किया है? सेल की बेस पे, जिसका नाम क्या रखा है? ग्रॉस रिसीट। क्लियर? पढ़ें जी। While allocating expenses, nature and source of each class, हर क्लास की नेचर और सोर्स आपको देखनी पड़ेगी। ओके अच्छा जी, ये खर्चा कितना आ रहा था ऊपर? आपने जो रियल खर्चा निकाला था कितना निकाला था? बोले 1500 निकाला था ना? 1500 जो पाकिस्तान वाला है, फॉरेन वाला अगर मैं पूछूं तो 3500। अच्छा फर्ज करें ये 1500 वाला खर्चा रियल खर्चा है जो निकाला है कमिश्नर ने, इससे पहले आपका ऑडिटर आया था, उसने भी ये खर्चा निकाला था। ऑडिटर ने खर्चा निकाला था 1500 की बजाय 1400। अब कमिश्नर ने ऑडिटर से पूछा, ऑडिटर पागल हो गया तू, 1500 बन रहे कैलकुलेटर पे और तूने कितना निकाला हुआ है? 1400 निकाला हुआ है। तो इस पर ऑडिटर को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि थोड़ा सा डिफरेंस है कैलकुलेशन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इंट्रो में आप बैलेंस शीट बनाते थे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता था, आप कहते थे यार कोई एक दो ही गलती होगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पे ऑडिटर को सजा नहीं मिलेगी। तो इस सूरत में उसको बोले नो सजा, कोई सजा इसको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऑडिटर ने खर्चा निकाला 1200 और एक्चुअल खर्चा रियल कितना है, ऑडिटर ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके कितना निकाला? 1200, तो इस पे ऑडिटर को सजा मिलेगी। अब बुनियादी असूल क्या है जिस पे डिसाइड होगा कि सजा मिलनी है या नहीं मिलनी? तो वो है 1500 का 10%। 1500 का 10, कैलकुलेटर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 का 10% बताएं, 150। अब मुझे बताएं 1400 और 1500 में जो गैप है वो 150 के अंदर अंदर है, यानी सिर्फ 100 रुपए का गैप है। कितने तक की गलती एक्सेप्टेबल थी? 1500 का 10%। कितने तक की गलती माफ थी? 150 रुपए की। इसने कितने की गलती की? तो माफ की कैटेगरी में गिरेगा। कितने तक की गलती माफ थी? 150 की। इधर इसने कितने की गलती कर दी? 200 कहां से हो गया? रियल 1500 है, इन दोनों के दरमियान में या लिख देता हूं, या ऑडिटर ने 1400 निकाला, इसको सजा नहीं मिलेगी, या ऑडिटर ने गलती से कितना निकाल दिया था? 1200। अब अगर इसने 1200 निकाला तो 1200 और रियल 1500 में कितना गैप है? 300 का गैप है। तो जब 300 का गैप है तो इस पे पनिशमेंट बनती है कि ज्यादा एरर की है इसने। अगर छोटी मोटी एरर है, इन दोनों को कंपेयर किया ना, खैर है। अगर बड़ी एरर है तो पनिशेबल है। चलें जी, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ऑडिटर 1400 निकाल दे तो कोई सजा नहीं मिलेगी। ऑडिटर 1500 के मुकाबले में क्या लाके खड़ा करे? 1200, तो ऑडिटर को खड़ा कर दिया जाएगा।
पढ़ें जी। द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, वैसे हमने किस बेस पे किया है? कोई स्क्वायर मीटर देखे हैं कितने स्क्वायर मीटर पे लाइटें लगी हुई हैं, या हमने सेल देखी है? सेल देखी है। द बेसिस ऑफ एलोकेशन हमने क्या की थी इस वक्त? किस बुनियाद पे हमने चीजों को तकसीम किया था? द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी सर्टिफाइड बाय सीए और कॉस्ट एंड दिस। ये सर्टिफिकेट किससे लेने हैं आपने जी? आपने सुना होगा जो बंदा 60 साल का हो जाए उसे अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ड्राइविंग करने से पहले, वरना पुलिस वाले उसको पकड़ के जो है वो डाल सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। चलो भाई आ जाओ हमारे साथ, आपने तो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लिया नहीं, वो आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं? तो सिमिलरली ऑडिटर हमें क्या बना के देगा? एक जिसपे साइन करके देगा मैंने 1500 और 3500 की कैलकुलेशन चेक कर लिया, हाँ हो सकता है उससे 1500 की जगह 1400 निकला आया हो गलती से, वो बात अपनी जगह है। तो ऑडिटर से हम साइन करवाएंगे और एक सर्टिफिकेट लेंगे। वो सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? ऑडिटर। किसको बना के देगा? टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर वो सर्टिफिकेट किसके पास लेके जाएगा? कमिश्नर के पास। कमिश्नर फिर वो सर्टिफिकेट चेक करके बताएगा कि एरर है या नहीं। The basis of allocation of expenditure should be certified by a CA or a cost and management accountant. This certificate, ये जो बना के दिया है, किसने बना के दिया है? ऑडिटर ने, सीए ने। किसको? कमिश्नर को नहीं बना के दिया, टैक्स पेयर को बना के दिया है। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर। अब कमिश्नर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन कब एक्सेप्ट नहीं करेगा? अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट, क्या होता है, मेजर या माइनर? अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंस वेरिएशन। सिग्निफिकेंस वेरिएशन क्या होती है? 10% प्लस हो जाए या 10% माइनस हो जाए बियॉन्ड लिमिट्स। ये क्या बात है 10% प्लस माइनस? यानी 1500 के बाद अगर 1600 भी आ रहा है तो खैर है। क्यों खैर है? क्योंकि 1600 भी तो 1500 और 1600 में सिर्फ कितना फर्क है? 100 रुपए का, और 150 तक की गलती माफ है। तो प्लस वाली साइड पे भी एरर हो सकता है, माइनस वाली साइड पे भी एरर हो सकता है, लेकिन एरर मैक्सिमम कितने % हो सकता है? 10% हो सकता है। This certificate shall be accepted by commissioner unless there is a significant variation from real allocation. From real allocation से significant variation नहीं होनी चाहिए। Clear? छोटी मोटी गलती चलती है जिसे आप कहते हैं पता नहीं। खैर है अबू, एक क्लास ही तो छोड़ी है मैंने, तो लम्हों की खता थी, बरसों ने सजा पाई, 6 महीनों ने सजा पाई। एक क्लास भी ना छोड़ा करें। अच्छा जी, ऊपर से पढ़ना शुरू करें। एनी एक्सपेंडिचर डेट इज इनकर्ड फॉर आ क्लास ऑफ इनकम शैल बी एलोकेटेड टू, जैसे सैलरीज थी। पॉइंट 3, कॉमन एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू बिजनेस फला 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 शैल बी एलोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। उसके बाद ग्रॉस रिसीट क्या होती है? सेल, लेकिन ग्रॉस रिसीट की डेफिनेशन कुछ और है, जो लिखी हुई है वही लिखनी है आपने। कॉमन एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी क्लास ऑफ इनकम। जैसे कि कौन सा था? एडवर्टाइजमेंट। और क्लास ऑफ इनकम्स काफ़ी सारी हैं, और नीचे ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर जो है 10% प्लस माइनस वाली गलती कर दे तो कमिश्नर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, ये अगली चीज़ वैसे कोई आपके सिलेबस के एतबार से इम्पोर्टेंट नहीं है,
उसने लाइन लिखी हुई है इसलिए मैं मजबूरी में डिस्कस कर रहा हूँ। आप एजेंट हैं किसी के, तो आपके पास सेल करके पैसे आए 10,000 रुपया। अब ये सेल करके आपके पास पैसे आए 10,000 रुपया, तो आपका कमीशन है, सेल करके आपने पैसे रिसीव किए 10,000। अब आपका जो कमीशन है इस पे वो सिर्फ 1% है, तो कितने पैसे बनेंगे? 1,000 तो नहीं बनेंगे यार, वो तो 10% पे 1,000 बनेंगे। कितने रुपए बन गए? 100 रुपया। तो इसकी एक सादा सी मिसाल के तौर पे सर आसिफ हैं, उन्होंने आपको कहा यार ये 2 जो है ना आमों की पेटियां हैं, इनको ज़रा बेच के आ जाओ। तो आपने कहा ठीक है सर मैं फ्री हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा इस पे? तो सर ने कहा तू बेच के तो आ यार, बेच के तो आ पहले। आप गए, आप बेच के आमों की पेटियां सर आसिफ की गाड़ी से निकाली आपने पेटियां, और उधर ही को बंदा जो है वो इधर सीएनजी डलवाने आया था पेट्रोल पंप पे, तो आपने उधर ही उसको 10,000 की बेची और सर आसिफ को कहा ये 2 पेटियों के 10,000 मैंने कमाए हैं। लेकिन वो आपको भी पता है 10,000 आपके नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं? एजेंट है। आप एजेंट है। आपकी कमीशन इनकम सर ने फिर कहा चलो यार इसका 1% आपका है। अब आप बड़े खुश हुए 100 रुपये लेके, आपने कहा सर कल भी इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में इसी तरह पेटियां पड़ी होंगी। तो आपने ये जो 100 रुपया कमाया, दिस 100 रुपया इज योर सेल। आपकी सेल अब 100 रुपया है। तो अगर खर्चे पोर्शन करने पड़े, आपके भी बिजनेस हो सकते हैं कहीं और आपने भी खर्चे पोर्शन करने पड़ सकते हैं, और जो बंदा कमीशन कमा रहा होता है और आगे उसका ये कारोबार कई दफा बन जाता है और उससे आगे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं इस काम के लिए, तो बहुत दुनिया आगे तक जा चुकी हुई है। तो आपकी सेल क्या है मुझे बता दें? एजेंट की सेल 100 रुपया या 10,000? आपकी जेब में तो ग्रॉस रिसीट 10,000 आई थी, लेकिन वो तो अमानत थे पैसे ना, वो कहाँ आपके थे ही नहीं, वो तो अमानत के तौर पे थे, वो तो आपने अगले बंदे को वापस कर दिए। आपके जेब में सिर्फ कितने आए? तो व्हाट इज यूर सेल? बोले व्हाट इज एजेंट्स सेल? 100 रुपया। इसको मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा, जिसको मैंने टिक भी लगा दिया, नोट कर ले। एजेंट ने सेल करके कितने पैसे रिसीव किए? 10,000। लेकिन ये 10,000 बताएं एजेंट के पास क्या है? अमानत है। हाँ, कई दफा ऐसे हो जाता है कि आप सरासी को जाके देते ही 9,900 रुपए हैं और 100 रुपये अपना उसमें से काट लेते हैं, वो उसमें तो कोई हर्ज नहीं। या फिर पूरे 10,000 सर को दे दें और वो फिर लाल नोट निकाल के ये ले यार तेरे लिए। अमाउंट्स बढ़ा दें, 3 सिफर इधर लगा दें और 3 सिफर इधर। अच्छा पढ़े नहीं। Where a person is earning कमीशन, नेट का लफ्ज काट दें, छोड़े पर। Where a person is earning, कमीशन का एक और नाम क्या है? इसे ब्रैकेट में ले लें, छोड़ें। Where a person is earning commission, then his gross profit will be taken as turnover। इसका ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर समझा जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे यार इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहते हैं, इसको जीपी क्यों कहते हैं? तो सर इसमें से तो सेल में से तो कॉस्ट ऑफ सेल हमने पढ़ा हुआ था माइनस होती है तो जीपी निकलता है। ओ भाई, सेल में से असल में कॉस्ट ऑफ सेल तो सरासिफ माइनस करेंगे, इसकी तो कॉस्ट ऑफ सेल होती ही नहीं, इसलिए इसका जीपी वही सेल के पैसे होते हैं जो इसको मिल जाते हैं। जरा बात मेरी दोबारा गौर से सुनिएगा, घर में आपके जहनों में ये सवाल जरूर आएगा कि जीपी तो इसका हो ही नहीं सकता, जीपी तो सरासिफ का नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल कौन माइनस करेंगे? मुझे बताएं, ये आम खरीदे किसने हैं? आम सरासिफ ने खरीदे होंगे पहले और गाड़ी की डिग्गी में रखे होंगे, हो सकता है वो बाजार से 8,000 रुपए के खरीद के रखे हों और अब बिके कितने के? तो जीपी कौन निकालेगा? सरासिफ।
इसको तो जीपी निकालने की जरूरत नहीं, इसको तो सेल का ही कोई हिस्सा मिलेगा या कॉस्ट ऑफ सेल का भी कोई पोर्शन बर्दाश्त करना पड़ेगा? सोचें सोचें, इसको सिर्फ सेल का 1% मिलेगा या कॉस्ट ऑफ सेल का भी कुछ हिस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा? तो इसलिए इसका ग्रॉस प्रॉफिट सेल ही होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल तो क्या है? 0। सोचें सोचें, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? तो इसके कमीशन को ही हमने जबरदस्ती क्या कह दिया? ग्रॉस प्रॉफिट। हालांकि ये कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह माइनस नहीं करता, ये सिर्फ कौन सी फिगर होती है बोले? सेल की फिगर होती है। लेकिन लॉ मेकर खींचतान के से क्या कह रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। देन इज ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट की जगह मैं कमीशन लिख देता हूं, देन इज कमीशन विल बी टेकन एज सेल। इसका कमीशन इसकी सेल होगा। बहरहाल इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं इसको जरूर करा देता। वह थ्योरी की हद तक एक लाइन मजबूरन आपको याद करनी पड़ेगी, इसे जरा मेरे साथ दोबारा पढ़ लें। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग कमीशन, देन हिज कमीशन विल बी टेकन एज सेल। बस जीपी बैक एंड पे याद करके पेपर में लिखाइएगा, जीपी बैक एंड पे माइंड में याद करके पेपर में लिखाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लेने के लिए जरा बार बार बोले, वेयर अ पर्सन इज अर्निंग अ कमीशन, तो क्या इसकी सेल ये वाली लेंगे? देन हिज कमीशन विल बी टेकन एज टर्नओवर। टर्नओवर क्या है यार? ये टर्नओवर सेल होती है, टर्नओवर असल में सेल होती है, लेकिन उसकी सेल क्या है? टर्नओवर एक और जगह भी पढ़ा था लफ्ज टर्नओवर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। तो वहां जब 250 मिलियन, तो 250 मिलियन के साथ देखें टर्नओवर का लफ्ज लिखा हुआ था, सेल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था। बता दें जी, कमीशन एजेंट की सेल क्या होगी? कमीशन। कमीशन एजेंट की सेल क्या होगी? कमीशन। लेकिन तंग करने के लिए उसने लफ्ज कौन सा लिख दिया? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है जी, ओवर इंशाल्लाह।